हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं संजय तिवारी और जैसा कि आपको मालूम है, संस्था हमारी लखनऊ में है, आलमबाग में है। एसएससी जेई की तैयारी कराते हैं, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, सिविल में। 2017 से ये कारवां चल रहा है और इस समय भी इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, सिविल के ऑफलाइन बैच चल रहे हैं ऑफलाइन सेंटर पे लखनऊ में। और ऑनलाइन बैच में आप हैं इस समय, स्पर्धा बैच में है। स्पर्धा बैच एसएससी जेई मैकेनिकल के लिए है, जो 2023 का एसएससी जेई का नवंबर में एग्जाम होना है, उसके लिए बनाया गया है और बहुत मन से सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। डेट्स भी आ चुकी हैं, आपने देखा होगा एसएससी जी की साइट पे जाइएगा, उन्होंने कुछ नोटिफिकेशन दिया है, डेट वगैरह डिसाइड कर दिया है, नवंबर में ही एग्जाम होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पर्धा बैच के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्पर्धा बैच ऑनलाइन बैच है। आपको करना क्या है, ऐप पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाना है और यूथ इंजीनियर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐसा आपको एक लोगो मिलेगा, उस लोगो को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद उसमें जब परचेज करने के चले आप जाएंगे तो जरूर एक कोड मैं आपको दे रहा हूँ, SJT20। ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यूज करेंगे तो आपको फीस में 20% का एक अच्छा खासा रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस स्पर्धा बैच में जो फैकल्टी इन्वॉल्व है वो ये लोग, हम पूरी अच्छी सी एक टीम इन्वॉल्व है। इसमें वाई के रस्तोगी सर हैं, गौरव ओझा सर हैं, संजय तिवारी जी हैं, हम ही हैं। और रस्तोगी सर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थर्मल पढ़ाएंगे, जितना भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कंप्लीट सिलेबस, और थर्मल में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, चाहे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स हो, आरएसी हो, हीट एंड मास ट्रांसफर हो, जितना कुछ है वो, जितना कुछ उसमें कंटेंट है वो रस्तोगी जी के हिस्से में है। और फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रोडक्शन का पार्ट ओझा जी के साथ है। और मुझे दिया गया है थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इस समय हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और बहुत दिनों से चल रहा है, काफी बहुत कुछ कोर्स खत्म भी हो रहा है लगभग। तो हम लोग इस समय सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब पढ़ रहे हैं। जिसमें से सेंट्रॉइड, इसको केंद्रक कहते हैं, और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हम लोग एंड कर चुके हैं। दूसरा क्या खत्म कर चुके हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कल जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें खत्म किया था। और स्टार्ट करना है अब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, 3D बॉडी में हम लोग आ चुके हैं। ये सब करते हुए बहुत लंबा सफर था ये, आते आते हम लोग इस समय यहाँ आ चुके हैं और हम लोग निकालने चल रहे हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थोड़ी सी बातचीत हुई थी कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कैसे निकाला जाएगा, ये सब बातें प्रीवियस लेक्चर में हुई थी, है ना। एक बार फिर से जरा मुझे ऑडियो वीडियो के लिए याद आ गया कि आप बता दें कि सब कुछ सही चल रहा है, कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ऑडियो वीडियो की हालत थोड़ा बता दें कि सब ओके है कि नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा ठीक लगेगा। हाँ, ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बात समझ में आ गई थी। बहुत समझ में आया था कि जब भी कोई बॉडी, 3D बॉडी, कोई सॉलिड बॉडी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लट्टू का, है ना, लट्टू बचपन में नचाया हुआ है, या जो भी चीजें हमें आसपास घूमती हुई दिखाई पड़ रही, सर पे घूमता हुआ पंखा है, कूलर का पंखा है, साइकिल का पहिया है, साइकिल का पैडल है, ठीक है, मिक्सी में आप देखें, जो मिक्सर ग्राइंडर आपके घर में है उसमें भी रोटेट कर रहा है, कुछ उसकी ब्लेड वगैरह रोटेट कर रही है ना। आटा चक्की है, उसमें पूरा पूरा एक पत्थर का पहिया रोटेट कर रहा है। कुम्हार है जो कुल्हड़ बनाता है, मटके बनाता है, उसका एक बड़ा सा पत्थर का डिस्क जैसा होता है, रोटेट करता रहता है। आप अपने आसपास कुछ भी देखिए जो रोटेट कर रहा है, कोई बॉडी है जो रोटेट कर रही है, उस बॉडी का मास है। तो हमें मास से वास्ता नहीं होता है, हमें वास्ता मास को रिप्लेस कर देता है आई, मास को रिप्लेस कर देता है आई, मास को रिप्लेस कर देता है आई। ये हमने समझा था। और इस आई को ही बोल रहे हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेकंड मोमेंट ऑफ मास। और उसको निकालने का जो फॉर्मूला है, ये चीजें हमने समझी थी। इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे, छोटा सा टुकड़ा लेंगे, पहले उसको घुमाएंगे, उसका सेकंड मोमेंट ऑफ मास लेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे का हो जाएगा। सिंपल सा फंडा जो हम लोग एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में करते आए थे, वही कहानी फिर से दोहराई जाएगी। बस अब एरिया ना होके हमारे पास क्या रहेगा, मास रहेगा। इतनी सी खाली बात है। चलिए, तो जैसे एग्जांपल हम लोग देख रहे थे तो ये समझ में आया था, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक रॉड है, अगर सेंटर के अबाउट कोई बच्चा घुमा रहा है, बीच में आप आ गए और आपके सर पे लग जाए तो दर्द करेगा। लेकिन वही बच्चा अगर किनारे पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा रहा है, फिर बीच में आप आ गए, लग गया तो दर्द करेगा। दोनों दर्दों में, दोनों पेन में ज्यादा पेन कौन सा होगा? तो आपने सही आंसर दिया था, सर ज्यादा पेन तो यहाँ पे घुमाने से होगा। आप यहाँ खड़े हैं, वो यहाँ घुमा रहा है। दोनों ही केस में रॉड का मास और रॉड का लेंथ तो उतना ही है,
ना मास बदला ना लेंथ बदला, लेकिन दर्द ज्यादा हुआ। तो समझते समझते यहां तक पहुंचे थे कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसी स्पीड पे, उसमें इस केस में ज्यादा होगी, इस केस में कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इससे साबित हो रहा है कि ओमेगा तो दोनों केस में कांस्टेंट है, स्पीड तो कांस्टेंट है। आई की वैल्यू यहाँ ज्यादा आनी चाहिए, यहाँ कम आनी चाहिए। तो आज हम लोग ये प्रूफ करने चल रहे हैं कि एक रॉड का जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट क्या होता है, और इंड पे जो एक्सिस है उसके अबाउट जो गुजरता है उससे क्या होता है। मतलब लाठी चलाना हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे गांव में पहले लाठी से लड़ाइयां होती थी, है ना। तो एक लाठी को, डंडे को इस इंड पे घुमाना है, एक बार इस इंड पे घुमाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, ये आपकी हेडिंग है आज की, इसको जरा लिख लीजिए। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, ठीक है। आइए चलिए, तो समझिए जरा, हमने एक ये रॉड बनाया, ठीक है। ये एक लाठी है, पतली सी रॉड है, कुछ भी समझिए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे समझिए। ये एक रॉड है, ठीक है। ठीक ठाक से दिख रही है, रॉड है। रॉड है, लंबाई ज्यादा है, डायमीटर बहुत ज्यादा नहीं है। तो हमें इसके बारे में जो सूचनाएं हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन मालूम है, इस रॉड का मास मालूम है, टोटल मास। मतलब लाठी को ले जाइए और तौल के लाइए, पता चलता है कि मान लेते हैं इसका मास कैपिटल एम है, ठीक है ना। और क्या मालूम है? तो इस रॉड का लेंथ मालूम है। थोड़ा रंगीन बंद कर दें इसको तो ज्यादा सही रहेगा, है ना, आपको ज्यादा अच्छा दिखाई पड़ेगा। ये रॉड हो गई। तो इस रॉड की लेंथ भी मालूम है। लेंथ मालूम होने का मतलब क्या है? मुझे ये डिस्टेंस यहां से लेकर और यहां तक ये डिस्टेंस भी मालूम है, ठीक है ना। चलिए देखा जाए कितनी है भाई ये डिस्टेंस। तो इसको लेंथ कह देते हैं। तो लेंथ का मतलब हो गया ये एल डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक कितना है, लेंथ है एल। तो ये भी मालूम है, इसकी लेंथ है एल, लेंथ इक्वल टू एल, ठीक। ये एल हो गई। अब बात होती है हमें किसी एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट करना है, ठीक है। चलिए प्रूफ तो दोनों ही करना है, सेंटर भी घुमाएंगे, यहां भी घुमाएंगे। तो पहले हम लोग किसी किनारे पे घुमा लें, उसके बाद बीच में चलेंगे, ठीक है। चलिए, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको बना लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। सपोज दैट हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इस एक्सिस के अबाउट मैं इसको घुमाना चाहता हूं, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये व्हाइट कलर की दिख रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसका मतलब जो हमारी इच्छा है, परम इच्छा है, लाठी को इस किनारे पे ऐसे घुमाना चाहते हैं, ठीक है। इसका मास m है, इसका l है। इस एक्सिस के अबाउट इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो हमेशा की तरह एक छोटा सा एलिमेंट लें, बहुत छोटा सा एलिमेंट लें, ठीक है। सपोज दैट एक छोटा सा एलिमेंट लिया जा रहा है, ये छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट, ठीक है। ये देखिए छोटा सा एलिमेंट है, ये कहीं हमने लिया, कहीं एज्यूम कर लेते हैं किसी पॉइंट पे, बीम इस रॉड में कहीं भी हो सकता है। हमने कहा कि एक कंसीडर एन स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट बहुत छोटा सा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये छोटा सा एलिमेंट लिया है, इस छोटे से एलिमेंट का जो मास है, इस छोटे से एलिमेंट का जो मास है, इसका मास कितना है? इसका मास डीएम है, ठीक है जी। अच्छा, कहाँ लिया है? तो ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। तो ये भी कह सकते हैं ना कि कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास डीएम एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द वाई एक्सिस, ठीक है ना, फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये छोटे से एलिमेंट मास का एक सेंटर भी होगा, वहां से लाइन जा रही, ये हमने यहां से एक्स एक्सिस पे इसको ले लिया। बात समझ में आ गई ना। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है? इसी को कह रहे हैं एक्स। बस बस हो गया सब। क्या लिखा मैंने? कंसीडर ए एलिमेंट्री मास जिसका मास डीएम है एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस या फ्रॉम इंड, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये छोटा सा मास इसके अबाउट पहले घुमा लें,
और घुमाने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। अब जरा सोचिए कि हमें इसका पहले तो डीएम निकालना पड़ेगा, मास कैसे निकालना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। बचपन का नियम देखिए, बचपन में सब लोग पढ़ाते थे ना, बहुत अच्छे टीचर थे वो लोग। क्या पढ़ाते थे कि एक पेन का दाम अगर 2 रुपए है तो 5 पेन का दाम कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे करते थे ना। इसी रूल से देखिएगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। हमें ये पता है कि रॉड की लंबाई कितनी है, एल है ना। कुल मास कितना है, एम है। तो आप ये कह सकते हैं ना कि एल लेंथ के रॉड का जो मास है वो कितना है, कैपिटल एम है। यही तो है ना, ठीक है, ये कैपिटल एम है। तो अगर यूनिट लेंथ हो, 1 हो, उसका मास कितना हो जाएगा, तो आप लिखेंगे एम बाई एल। हमारे पास कितनी लेंथ है, इसका कुछ लेंथ मानना पड़ेगा। जो हमारा एलिमेंट है इसकी लेंथ कुछ माननी पड़ेगी। तो हम इसकी लेंथ को मान लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी है, एज्यूम कर लेते हैं एक्स डी एक्स, सॉरी इसका लेंथ कितना है डी एक्स, इसका मास कितना होगा डी एम, है ना। तो इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक है, इस लेंथ को मान लेते हैं हम लोग डी एक्स। कितनी है, इसको कह रहे हैं डी एक्स। बात समझ में आ रही है। Consider an element of length dx which have mass small mass dm at a distance x from the y axis. y axis से x डिस्टेंस दूरी पर dx लेंथ का एक एलिमेंट कंसीडर करें, इसका मास वाकई में dm होगा। तो अगर हमारे पास ds लेंथ है तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, m बाई l इंटू डी एक्स। ये जो बात मैं लिखा हूं, ये बात समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी को। जितनी बात यहां लिखी गई है कि एक इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना होगा, ये बात समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये जो बात यहां लिखी गई है कि लेंथ, पूरी रॉड का लंबाई एल है, उसका मास कितना है, एम है। एक यूनिट लेंथ लिया जाए, मान लीजिए 10 मीटर लिया गया, 10 मीटर का मास मान लीजिए 100 किलो है, ऐसे माने, है ना, ऐसे ज्यूम करें कि मान लीजिए लेंथ हमारे पास 10 मीटर है, तो 10 मीटर का मास सपोज दैट 100 केजी है, ऐसे एग्जांपल के तौर पे। तो 1 मीटर का मास कितना होगा, दैट विल बी 100 डिवाइड बाई 10, ये होगा 10 केजी, है ना। अब हमारे पास छोटा सा कोई मास है, मान लीजिए कोई कहता है 0.5 है ना, या कहते हैं 0.1 है, तो 0.1 मीटर का मास कितना होगा, क्या करेंगे, इस वैल्यू को 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से। वही किया गया सेम यहाँ पे। एल का मास एम है, 1 का मास एम बाई एल है, तो डीएस का मास क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आई थी एम बाई एल, उसको डीएक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी वैल्यू को तो हम क्या कहते हैं, इसी वैल्यू को तो कहेंगे हम लोग कि मास ऑफ एलिमेंट। ये जो आपने लिखा हुआ है यही आपका क्या है, यही तो आपका है कि मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट। इतनी बात क्या समझ में आ रही है जो मैं बताना चाह रहा हूं, एक बार चैट बॉक्स में सूचना दें, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से चैट बॉक्स में आना चाहिए। हाँ जी, बताया जाए जल्दी से। ये बात जो मैंने डीएम निकाला, मैं फाइनली ये लिख रहा हूं कि मास ऑफ एलिमेंट, मैं लिख रहा हूं कि फाइनली देयरफॉर मास ऑफ एलिमेंट, जिसका आप डीएम कह रहे हैं, तो डीएम की वैल्यू ये सामने निकाल के रख लिया है, एम बाई एल इंटू डी एक्स। इस बात को स्वीकार करने में किसी को कोई समस्या है, जल्दी से। हाँ जी, आपके चैट बॉक्स में मैसेज बड़े स्लो आते हैं, लगता है कुछ टेक्निकल इशू है, आप स्लो करते हो। इतनी बात जो बोर्ड पे इस समय लिखी हुई है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके जी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, अच्छी बात है। अच्छा, तो अब जरा देखा जाए कि ये तो हो गया, मास आ गया, उस मास का जो लिमिट होगी, एक्स की लिमिट होगी, वो क्या होगी। आइए देखा जाए एक्स की लिमिट क्या हो सकती है, बहुत ध्यान से देखिए, एक्स की लिमिट क्या हो सकती है, ओ यार, हाँ, एक्स की लिमिट क्या हो सकती है। देखिए, ये छोटा सा मैंने मास लिया, ठीक है, ये छोटा सा मास है,
ठीक है, यही तो मास लिया गया था, ये छोटा सा मास है। ये मास अभी कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक x है, डिस्टेंस यहीं से नापना है। यही मास जब यहाँ आ जाएगा तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू बढ़ते 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 यहाँ तक जाएगा, क्या हो जाएगा l। इसका मतलब मास जो है ये यहाँ से यहाँ तक दौड़ सकता है। यहाँ आएगा तो x की वैल्यू 0, यहाँ चला जाएगा x की वैल्यू l। ध्यान दीजिए, x 0 x l, फ्रॉम 0 टू l, फ्रॉम 0 टू l। एक बार और, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू l। तो फ्रॉम 0 टू l आपका ये मास वेरी करेगा। इससे ये भी साबित हो गया कि जो हमारी x की लिमिट होगी वो क्या होगी, वो क्या होगी, फ्रॉम 0 टू l। एक बात आपने और पकड़ लिया, बस इतने के बाद तो सारी कहानी खत्म। ठीक है, दो चीजें आपने समझ में आ गई। अब हमें जो बेसिक फंडामेंटल वाला फॉर्मूला है कि अगर y एक्सिस के अबाउट निकालना है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो देखिए क्या लिखा गया था, क्या लिखा गया था, ये देखिए ध्यान से। आई वाई निकालना है तो एक्स स्क्वायर डीएम लिखेंगे, आई एक्स निकालना है तो वाई स्क्वायर डीएम लिखेंगे, यही तो बात हुई थी ना। चलिए, तो क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर डीएम। आइए ध्यान से, एक्स स्क्वायर डीएम हमें कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ आई वाई निकालना है, तो आई वाई का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम। ठीक है, एक्स स्क्वायर डीएम। आइए करते हैं इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक करना है, फ्रॉम 0 टू l। एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, और डीएम की वैल्यू क्या आ गई है, m/l इंटू dx। ठीक है, बहुत छोटा सा इंटीग्रेशन है, सबको मालूम है, m/l कांस्टेंट आ गया, और x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3/3 हो जाएगा, और इसकी लिमिट हो जाएगी फ्रॉम 0 टू l। ठीक है, दैट इज आई वाई। ठीक है ना, तो आई वाई की वैल्यू क्या हो गई, m/l³ है ना, m/l, यहाँ l³/3 आएगा, एक l से एक l कट जाएगा, तो फाइनली आपको वैल्यू मिलेगी आई वाई की ml²/3, ml²/3। ध्यान रखिएगा, ml²/3, ये वैल्यू मिली है ml²/3। हेंस प्रूव्ड कि जब लाठी को, डंडे को कोई किनारे से पकड़ के घुमा के मारता है ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एनर्जी ट्रांसफर करता है, और जो आई की वैल्यू होती है वो आई की वैल्यू ये होती है ना, इतनी इसके हिसाब से चोट लगेगी। ये बात समझ में आ गई है, कोई समस्या किसी को, ये बात क्लियर हुआ। चलिए, क्या मुझे बताइए, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होगी, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये बात समझ में आ गई है तो इतनी बात तो बताना आपका फर्ज बनता है कि इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट जल्दी बताएं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट। देखिए ध्यान से, यहां देख लें, आप पिछली स्लाइड पे देखें, ज्यादा अच्छा लगेगा यहां देखने पर। देखिए, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या थी, ये समझिए ज्यादा ध्यान से। देखिए, अगर यहां बात करें हम लोग यूनिट की, पहले कभी चर्चा हुई होगी, जरूर बात हुई थी यूनिट। तो एरिया का क्या है, x² dA है, या y² dA है, या r² dA है। तो एक तो dA है, एरिया है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो मान लेते हैं अभी सब कुछ मीटर में ले रहे हैं, किलोग्राम का है ना, MKS सिस्टम में ले रहे हैं, तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। और r भी डिस्टेंस है, x भी डिस्टेंस है, y भी डिस्टेंस है, कुछ भी नहीं तो डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब फिर मीटर का स्क्वायर। तो आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि जो इसकी यूनिट होगी वो मीटर की पावर 4 होगी, या सेंटीमीटर की पावर 4 होगी, या मिलीमीटर की पावर 4 होगी। ये बात तो समझ में आ गई थी, है ना, ये इसकी यूनिट हुई। सेम ऐसे ही अगर यहां बात की जाए, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, यहां क्या हो रहा है, मास डीएम, है ना। तो मास डीएम यहां भी है, डीएम यहां, तो मास है, मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। बात समझ में आ रही है, ये तो किलोग्राम हो गया। अच्छा, आर डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है,
मतलब मीटर का स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, यहाँ यूनिट ये होगी। कोई समस्या किसी को, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ये होगी यूनिट, है ना, क्लियर है। चलिए, तो अगर ये यूनिट है, इसका मतलब हमेशा मास मेड ऑफ इनर्शिया की यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर और एरिया मेड ऑफ इनर्शिया की यूनिट मीटर की पावर 4। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, यहां भी देखिए, मास किलोग्राम, मास का मतलब किलोग्राम, जाहिर सी बात है। ठीक है, मास का मतलब किलोग्राम और एल स्क्वायर का मतलब लेंथ का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट। ठीक, चलिए अगला काम क्या करना है, इसी लठ को, इसी लाठी को हमें बीच के सेंटर के अबाउट रोटेट करना है। ठीक है ना, चलिए भाई देखा जाए क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिए, मैं कॉपी कर रहा हूं। ये सारी चीजें फिर से मुझे रिपीट करनी पड़ेंगी, इसलिए मैं सीधे कॉपी कर रहा हूं इसको, और कॉपी करके चलते हैं नीचे, अभी कहीं लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए, हाँ, ये आ जाइए, कुछ छूट गया फिर से, फिर कुछ छूट गया, क्या मुसीबत है। और दूर से, हाँ अब पूरा आ गया। ठीक, ये देखिए फिर से हम लोग कुछ कर रहे हैं। हाँ ये देखिए, ठीक है जी, वही मास है, सब कुछ है, बस हमें क्या करना है, एक्सिस बदलना है, तो कुछ ही चीजें कम करनी पड़ेंगी। चलिए कुछ चीजें कम कर लेते हैं, जैसे 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 देखिए ध्यान से, मैं फिगर को थोड़ा सा आपके लिए रिवाइज कर रहा हूं, तो इसलिए ध्यान रखिए, और हम लोग फिर से कुछ काम करते हैं। ये तो क्या है भाई, ये लगता है फिर से बनाना पड़ेगा क्या। चलिए फिर से बनाते हैं एक बार, क्योंकि नहीं तो समस्या आ जाएगी। ठीक है, फिर से उसको बनाते हैं, नए सिरे से काम करते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। जल्दी जल्दी देखिए, चार चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं कि क्या करना है इसमें। ठीक है, ये हमारे पास एक रॉड है, सिंपल सी बात है, वही रॉड जो पहले थी। ठीक है, ये रॉड है, और इस रॉड को इस तरह से बनाया गया था, लेंथ एल थी, इसकी एक्सिस हमें कहाँ घुमाना है, कहाँ एक्सिस पर रोटेट करना है, तो एक्सिस सेंटर पे हो गया। सेंटर पे होने का मतलब ये जो एक्सिस जा रही है, अब हमें इसके अबाउट इसको रोटेट करना है। क्लियर हुआ ना, इसके अबाउट इसको रोटेट करना है, और ध्यान से देखिए। ठीक है, ये एक्सिस हो गई, तो जाहिर सी बात है, लेंथ अगर एल थी तो L/2 इधर हो गई, L/2 इधर हो गई। कैसे दिखाएंगे, दिखा लेते हैं। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ कितनी मानी जाएगी, L/2, और यहां से लेकर यहां तक ये माना जाएगा L/2। दोनों ही लेंथ आपकी L/2 हो गई, ये भी L/2 हो गई और ये भी L/2 हो गई। ठीक है ना, कितनी कितनी हो गई, L/2, L/2, L/2। घुमाना कहां पे है, इस एक्सिस के अबाउट हमें रोटेट करना है अब। ठीक है, अब वाई एक्सिस इसी को कह रहे हैं, दिस इज वाई एक्सिस, है ना, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक, एलिमेंट लेंगे, तो एलिमेंट ले लेते हैं, थोड़ी छोटी सी कोई, बहुत छोटा सा कोई एलिमेंट ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए हमने ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एलिमेंट। ठीक, ये एलिमेंट लिया गया, और इस एलिमेंट को मान लीजिए ये कलर दे दिया गया। ये छोटा सा एलिमेंट लिया, यहाँ पे कहीं लिया, ठीक है, कहीं पे कंसीडर किया। बस फर्क क्या पड़ेगा, डिस्टेंस हम लोग पहले इन से ले रहे थे, अब इसी एलिमेंट का डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, यहां से मेजर करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस कितनी हो गई, ध्यान से देखिए, इस एलिमेंट की सेंटर से ये लाइन जा रही है। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, एक एलिमेंट वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूरी पर कंसीडर किया गया, तो ये डिस्टेंस हो गई एक्स, है ना, ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस क्या हो गई, एक्स।
को कह रहे हैं एक्स, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, एलिमेंट की लेंथ कितनी है, तो ये जो एलिमेंट की लेंथ है यहां से यहां तक, ये लेंथ कितनी है, तो इसी लेंथ को आप कह रहे हैं कि ये लेंथ हमारी कितनी है, dx। सारी सारी बातें पुराने वाली ही हैं, बस केवल एक्सिस ही बदली है ना। ये लाइन पहले यहाँ पे थी तो इसका मेजरमेंट डिस्टेंस यहाँ से लिया गया था, है ना, यहाँ तक लिया गया था, अब यहाँ तक आ गया, ठीक है। इससे बदलेगा क्या, कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ मास वास सब वही आएगा, केवल x की लिमिट ही तो बदलेंगी। अभी देख लेते हैं। फिलहाल पिछले मेथड की तरह ही हम इसका मास निकाल सकते हैं, मास ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं। मास ऑफ एलिमेंट क्या है, दैट इज dm, ये जो है ना मास ऑफ एलिमेंट क्या है, dm। और dm को क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी लिखा था हम लोगों ने कैसे, बिल्कुल सेम उसी मेथड से, अभी जो मेथड अपनाया था उसी मेथड से, कि टोटल रॉड का लेंथ का मास m है, 1 का m बाई एल होगा, d है ना, छोटा सा लेंथ dx लिया, उसका लेंथ कितना m बाई एल इंटू dx, वही इसका मास हो जाएगा। सेम उसी मेथड से यहां भी कह सकते हैं कि जो हमारा dm की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी कैपिटल M बाई एल इंटू dx। यहां तक तो कोई बदलाव होना ही नहीं था, है ना, यहां तक कोई चेंज नहीं आना था, जो चेंज आना था वो अब आना था। क्या आना था, अब देखिए जरा ध्यान से, मेरी बात ध्यान समझिएगा। ये छोटा सा एलिमेंट वही वाला एलिमेंट है, ठीक है जी, और उसी एलिमेंट को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये देखिए एलिमेंट लेके मैं जाता हूँ वहां पे, अब इस एलिमेंट को मैं यहां से नाप रहा हूँ, तो ये एलिमेंट कहां से कहां तक जा सकता है, जब एलिमेंट बिल्कुल सेंटर पे पहुंच जाएगा तो ये x की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब ये पीछे जाने लगेगा तो x की वैल्यू निगेटिव होने लगेगी। कहां तक निगेटिव होगी, तो जाते जाते -l/2 हो जाएगा, इधर जाएगा तो +l/2 हो जाएगा, बीच में रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे है तो x इक्वल टू 0, यहाँ पहुंच गया तो x इक्वल टू l/2 +l/2, और जब यहां से यहां आ गया तो x की वैल्यू -l/2। अब सोचिए x की वैल्यू कहां शुरू होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -l/2, फिर 0, फिर +l/2, +l/2, 0, -l/2, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई -l/2 और अपर लिमिट क्या हो गई l/2। -l/2 यहाँ पे, +l/2 यहाँ पे, x की वैल्यू -l/2, x की वैल्यू +l/2। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो इसलिए x की जो वैल्यू हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अब x की जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स क्या हैं, क्या है, तो आप लिखेंगे -l/2 लोअर लिमिट और +l/2 अपर लिमिट। बात समझ में आई, ठीक है ना, क्यों जी, बात समझ में आ गई, चैट बॉक्स में जब बताएं ये बात समझ में आ रही है, बहुत छोटी सी बात है ना। अगर बात समझ में आ गई है तो बस करना क्या है, आपको केवल यही तो निकालना है, आई वाई। अब आई वाई क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² dm, यही निकालना है। लेकिन लिमिट चेंज रहेंगी, क्या लिमिट रहेंगी, -l/2 से लेकर +l/2, और x² dm की वैल्यू क्या है, m/l इंटू dx, ठीक है। तो m/l को कॉमन लिया और x को इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3/3 होगा। इसको लिमिट लेंगे, लिमिट क्या लेंगे, -l/2 से +l/2। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई है, चैट बॉक्स में बताइए इसमें कोई समस्या आ रही हो तो, ठीक है। तो लिमिट रखिए, वैल्यू बताइए, लिमिट्स रखिए, वैल्यू बताइए, ठीक है। चलिए बताइए जरा क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, m/l, यहां पे रखेंगे x की वैल्यू l/2, तो ये हो जाएगा x³ और 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 क्या हो जाएगा 24, है ना, क्या लिख रहा हूं मैं, l² हो जाएगा ना, x की वैल्यू l रखेंगे तो l की पावर 3 हो जाएगा और 8 इंटू 3 24 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे, फिर l/2 रखेंगे,
है ना, -l/2 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर भी माइनस का आएगा, वो माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा और यहाँ हो जाएगा l⁻³ डिवाइड बाई 24। ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो दोनों सब सेम है, 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा ml इंटू 2 इंटू l⁻³ डिवाइड बाई 24 इक्वल टू दिखाई पड़ने लगा m, अच्छा एक l तो कट भी रहा है ना, हाँ एक l तो कट भी रहा है, कोई बात नहीं, कट जाएगा ना, सही है। इस l से ये l का स्क्वायर कट जाएगा तो फाइनली हमारे पास क्या दिखाई पड़ेगा, ml² / 12 दैट इज IY, ठीक है जी। देखिए बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हम लोगों ने रॉड को दोनों किनारे पर रोटेट करके देख लिया, सेंटर पे रोटेट किया तो ml² / 12 आ रहा है, और जब हम लोगों ने इसको किनारे पे रोटेट किया था तब कितनी वैल्यू आई थी, ml² / 3 आई थी। जरा देखिए, मैच करिए, देखिए ml² / 3 आई थी, यहाँ ml² / 12 आई है। बताओ भाई कौन सा ज्यादा है, ml² / 3 ज्यादा है कि ml² / 12 ज्यादा है? तो जाहिर सी बात है ml² / 3 ज्यादा है ना। और कितना ज्यादा है तो देखिए, मेरे ख्याल से 4 टाइम्स ज्यादा है। मतलब जब चोट लगेगी ना तो दर्द 4 टाइम्स ज्यादा होगा। उसी स्पीड से डंडे को घुमा के किसी को मारा जाए, किनारे से घुमा के मारेंगे और बीच से घुमा के मारेंगे तो दोनों के दर्द में ही 4 टाइम्स का अंतर मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आपको ये समझ में आ गया। अब फाइनली इस बात को कह सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए क्या कह सकते हैं, क्या हो रहा है इसको, ठीक है। ये दोनों बातें सामने लिखी हैं, क्या क्या लिखा है, हाँ देखिए कि रॉड को किनारे के, मैं फिर से इसको समराइज करके फाइनली एक स्लाइड में बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, समराइज करके। ये देखिए फाइनल एक स्थिति ये बन रही है कि ये हमारी एक रॉड है, ये रॉड है और ये रॉड है और ये रॉड है, ठीक। इस रॉड में 2 एक्सिस हैं, एक एक्सिस ये है, ठीक, एक एक्सिस सेंटर से गुजर रही है और एक एक्सिस को किसी भी किनारे से गुजार दें, इस किनारे से गुजार दें, ठीक है ना। तो इस किनारे से गुजार दें तो इसको हम, क्योंकि सेंटर से नहीं गुजर रहा है तो इसको ए बी नाम दे देते हैं, मान लेते हैं क्योंकि सेंटर से नहीं गुजर रहा है तो इसको ए बी नाम दे दें, ए बी। और इसको वाई नाम दे दें क्योंकि सेंटर से गुजर रहा है, इसका यही सेंट्रोइड है भाई, यही तो सेंट्रोइड है ना। तो आप क्या दिखाई पड़ रहा है आपको कि एक तरफ दिखाई पड़ रहा है आई ए बी की वैल्यू क्या आ गई, मास और लेंथ दोनों ही केस में वही रहेगा, एम और एल, इसमें तो कोई बदलाव होगा नहीं, है ना। एल हम लोग स्मॉल एल से लेके चल रहे थे तो कैपिटल एल नहीं रखें, स्मॉल एल ही रखा जाए, है ना। तो इस केस में पता चला कि वैल्यू क्या आएगी, तो क्या आएगी, आपने कहा कि साहब ml²/3 आएगी। और इस केस में वैल्यू क्या आएगी, जब आप आई वाई निकालेंगे तो आएगी ml²/12। जरा ध्यान दीजिए, अगर इन्हीं दोनों को हम रेशियो निकालना चाहें, डिवाइड कर दें, तो आप क्या लिखेंगे, अगर आप लिखते हैं आई ए बी डिवाइड बाई आई वाई तो क्या आ जाएगा, ml²/3 डिवाइड बाई ml², ऊपर चला जाएगा 12, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 4। इससे साबित क्या हो रहा है, आई ए बी इज इक्वल टू 4 वाई। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, समझ में ये आता है कि मैंने क्या लिखा है, आई वाई लिखना है, आई वाई, आई वाई, कि जो ए बी के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से 4 टाइम्स ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है, ये आपने करके दिखा दिया,
ठीक है भैया, आपने एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपस में रिलेट करके दिखा दिया कि 4 टाइम्स का अंतर आ रहा है, दिख रहा है ना, 4 टाइम्स। ठीक है, तो इसलिए इसी रेशियो में काइनेटिक एनर्जी में भी अंतर आ जाएगा। जहां जहां आई की चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, इसी रेशियो में दोनों ही एक्सिस के अबाउट डिफरेंस आएगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? थोड़ा आगे बढ़े, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज एक चीज का, एक बॉडी का देख लिया कि रॉड को घुमाना आप जान गए, रॉड घुमाएंगे तो ऐसे ही होगा। ठीक है, कोई समस्या किसी को? चलिए, तो अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बॉडी की तरफ चल रहे हैं। कैसे, कौन सी बॉडी? अभी हमें कोन को घुमाना है, लट्टू जैसा। फुटबॉल होता ना, बॉल, स्फेयर, स्फेयर को जैसे लोग अंगुली पे घुमाते हैं ऐसे करके ना, तो उसका भी देखना है कि अगर स्फेयर रोटेट करेगा तो क्या होगा। डिस्क का देखना है, जैसे कुम्हार का चाक होता है, वो घुमाता है, कुल्हड़ बनाता है। कोई डिस्क शेप की बॉडी है, वो घूमे तो कैसी होगी, चक्कर घिन्नी जैसे घुमाते हैं हम लोग, है ना। तो इन सब चीजों को देखना है। तो आइए पहले देखें क्या स्थिति बनने वाली है, क्या कंडीशन बनने वाली है। देखो बेटा, कुछ बेसिक शेप जो हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिए। सपोज दैट एक सिलेंडर है, देखिए ध्यान से, ये सिलेंडर है, यही तो है ना। ठीक, एक शेप और बना लें, जैसे आपने कहा साहब कोन है, चलो कोन भी बना लिया, कोन भी बना लिया। फिर आपने कहा एक स्फेयर है, चलो स्फेयर भी बना लिया ऐसे करके, ठीक है ना, स्फेयर बना लिया है। आपने कहा हेमी स्फेयर है तो उसमें भी ऐसी हो जाएगा। इतनी चीजें हो गई। अब जब इसको हम इसको घुमाना चाहते हैं, एक्सिस क्या होंगी घुमाने वाली? नॉर्मली ये सारी बॉडीज किस एक्सिस के अबाउट घूमती हैं, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, हमें मालूम है। ये सारी बॉडी जैसे ये घूमेगी तो ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ना। क्यों? क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर है। कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया कहा जा रहा है? ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिख रहा है ना, कौन सा, इसी को कह रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाना, इस एरिया के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसे कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो ये सिलेंडर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट घूमता है। जैसे मैकेनिकल में देखें, जितनी साफ्ट है ना, मशीनों पे जो साफ्ट लगी हैं, वो साफ्ट ऐसी घूमती है ना, लंबाई ज्यादा होती है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म का रॉड होती है, कैसे घूमती है। ठीक है ना। जैसे कोन है, अब ये कोन को मैकेनिकल में या कोई भी आदमी अगर घुमाने की कोशिश करेगा तो इसी एक्सिस के अबाउट घुमाएगा इन जनरली, है ना, नॉर्मली इसी एक्सिस के अबाउट घुमाएगा। तो हम सारी एक्सिस के अबाउट क्यों निकालें? जिन एक्सिस के अबाउट हमें आवश्यकता पड़ती है, हम उसी एक्सिस के अबाउट इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो क्योंकि यहाँ भी आप देखिए, तो ये भी कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया के, क्रॉस सेक्शन एरिया के बेस एरिया जो है परपेंडिकुलर है, ये भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ठीक है। अच्छा, अगर हेमीस्फेयर या स्फेयर की बात करें, स्फेयर की बात करें, तो ये तो मालूम है कि स्फेयर का सेंटर कहाँ होता है, इसका सेंटर यहाँ होगा, ये सेंटर होगा। अब इससे कोई भी लाइन गुजरती हो, सेंटर से कोई भी लाइन आप गुजारोगे, कहीं से भी गुजारोगे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा भाई ये लाइन है, ये लाइन है, हम इसके अबाउट इसको घुमाना चाहते हैं, घुमा लो, है ना। ये देखिए इसके अबाउट घूम रही है, कैसे कैसे घूम रही है, ध्यान दीजिए। सारी चीजें, ये इसके अबाउट घूमेगी, ये इसके अबाउट घूम रही है, और ये इसके अबाउट घूम रही है। हाँ, स्फेयर के साथ एक मजे की बात यह है कि स्फेयर ऐसी बॉडी है कि हर तरफ से सिमेट्रिकल है, कहीं से देखो सिमेट्रिकल है। तो आप चाहे इसके अबाउट घुमाओ, चाहे इसके अबाउट घुमाओ, चाहे इसके अबाउट घुमाओ, चाहे इसके अबाउट घुमाओ, सबके अबाउट सेम वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर एक्सिस के अबाउट सेम देगा। ये बात क्लियर हो रहा है ना। तो सॉरी, तो हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इन तीनों बॉडीज का निकालना है। और जब तीनों बॉडीज को निकालने चलेंगे तो करना क्या पड़ेगा, एक एलिमेंट्री, एक एलिमेंट लेंगे। एलिमेंट कैसे लेंगे? देखिए, एलिमेंट तो ऐसे ही लेंगे ना, एलिमेंट तो ऐसे ही लेंगे। हम आपसे कहेंगे कि छोटा सा पतला सा एलिमेंट यहाँ कट करेंगे, ऐसे कहेंगे ये देखिए एक एलिमेंट कट किया, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी थिकनेस dy है, और इसको यहां से ऐसे कट किया, इसी के बारे में स्टडी करेंगे। पहले इसको घुमाएंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। ऐसे यहां पे एलिमेंट लेंगे, ऐसे करके इसको घुमाएंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। ऐसे यहां पर एलिमेंट लेंगे, कहीं पे ऐसे एलिमेंट लेंगे, ठीक है ना, ऐसे एलिमेंट लेंगे, फिर इसको घुमाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये बात समझ में आ रही है ना।
ये सारे एलिमेंट के कहते हैं थिकनेस कितनी है, dy। ये भी थिकनेस क्या है, dy। ये भी क्या है, dy। जस्ट सोच के देखिए, ये तीनों एलिमेंट अगर आप कल्पना करें कि ऐसे ही चाकू से काट के स्लाइस को बाहर निकाला, स्लाइस को बाहर निकाला, स्लाइस को बाहर निकाला, जब इन तीनों की स्लाइस बाहर निकालेंगे तो क्या आपको किस टाइप की चीज दिखाई पड़ेगी बाहर आती हुई, चाहे यहां से निकालिए, चाहे यहां से, चाहे यहां से, तो क्या आपको एक ऐसी चीज नहीं मिलेगी, इस टाइप से एक छोटा सा नन्हा सा डिस्क जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी, जिसकी थिकनेस क्या होगी, ये थिकनेस क्या होगी, dy होगी, ऐसी तो मिलेगी ना। और इसकी जो एक्सिस क्या होगी, इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी ऐसे घूम रही होगी, ऐसी होगी ना। तो पहले डिस्क को घुमाएंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, डिस्क को घुमाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, डिस्क को घुमाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, मतलब जो एलिमेंट है, ये जो हमारा एलिमेंट मिलेगा, ये फाइनली कहीं से निकाला जाए, चाहे इसको चाहे आप यहां से निकाल के, इसको निकाल के लाएं, चाहे इसको निकाल के लाएं, चाहे इसको निकाल के लाएं, किसी को भी निकाल के लाएंगे, अल्टीमेटली यू विल गेट ए फाइनली डिस्क। तो हम एक्चुअली इस डिस्क को रोटेट करना चाह रहे हैं, डिस्क को रोटेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी को इंटीग्रेट करेंगे। बात समझ में आ रही ना, ये हम चीजों को आसान कर रहे हैं। इन तीनों को सॉल्व करने से पहले हम डिस्क को सॉल्व करें। डिस्क को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि डिस्क को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करें। जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तो इंटीग्रेट कर देंगे फॉर द सिलेंडर, इंटीग्रेट कर देंगे फॉर द कोन, इंटीग्रेट कर देंगे फॉर द स्फीयर, इंटीग्रेट कर देंगे फॉर द हेमीस्फीयर, ऐसी तो करेंगे ना, है ना। तो इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। इसका मतलब सबके जड़ में एक ही चीज है, डिस्क। तो पहले हम लोगों को डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहिए। ऐसा डिस्क, ऐसा कोई शेप है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहिए, मतलब कुम्हार के चाक का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला स्टेप हमारा है कि हाउ टू फाइंड आउट द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। ये बात नहीं समझ में आ गई, कुछ अभी इसमें कोई दिक्कत आए तो जरा चैट बॉक्स बता दीजिए। इस वजह से पहले हम डिस्क को सॉल्व करेंगे, फिर सिलेंडर को, कोन को, स्फीयर को, इन सब चीजों को देखेंगे। एनी इशू किसी को? भाई चैट बॉक्स में थोड़ा जवाब दे दिया करिए, तब एहसास होता है कि आप मेरे साथ हैं। एनी इशू? चलिए ठीक है, तो अब शुरू करते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, है ना। ठीक है, चलिए। तो अब इसी डिस्क को हम समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे डालिए हेडिंग, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। अच्छा एक बात और बताएं, कहीं कहीं इसी सर्कुलर डिस्क को बोलते हैं सर्कुलर लैमिना, घबराने का नहीं इसको देखकर। सर्कुलर लैमिना और सर्कुलर डिस्क एक ही बात है, जैसे आपके दो नाम है ना, स्कूल का और घर का, ऐसे ही है ना, सर्कुलर डिस्क। अच्छा किसके अबाउट निकालेंगे? तो भाई देखो, जो हमारा सर्कुलर डिस्क है ना, जो हम ये बना रहे हैं, हमारा उद्देश्य नॉर्मली मैकेनिकल में या कहीं भी इंजीनियरिंग में, ये डिस्क का ऑब्जेक्टिव इस एक्सिस के अबाउट घुमाना होता है ना, हमें यही रिक्वायर्ड है। अब कोई हमसे कहे नहीं साहब हम तो इसके अबाउट निकालेंगे, है ना, इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, इसके अबाउट ये ऐसे ऐसे घूमेगा, इसको हम ऐसे घुमाना चाहते हैं, तो चाहते हो तो आप निकाल लो, है ना। लेकिन इंजीनियरिंग में जिन चीजों की जरूरत है हम वो काम कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट हम इसको निकालना चाहते हैं। और क्योंकि ये जो एक्सिस है, जिस एक्सिस की बात हो रही है, वो एक्सिस क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर है, इसलिए इस एक्सिस को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल
एक्सिस बोलेंगे। बात समझ में आ रही है ना, इसीलिए बोलेंगे। तो हमारा जो हेडिंग होगी, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क या सर्कुलर लैमिना अबाउट 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 लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। पूरी हेडिंग लिखा जाए तो अबाउट लॉन्गिट्यूडनल ट्यूडनल एक्सिस। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालेंगे। आइए चलो भाई, बनाया जाए एक सिलेंडर। सिलेंडर नहीं, एक डिस्क। और डिस्क का अर्थ होता है कि सिलेंडर को, देखिए बड़ा सा सिलेंडर है, इसको चिपका दें ऐसे करके तो डिस्क बन जाएगा। और क्या होगा, यही होगा ना। लंबा कर दें सिलेंडर है, छोटा कर दें डिस्क है ना। इसी को ऐसा करते हैं, डिस्क बना लेते हैं। ठीक है, रुकिए जरा। हाँ 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 हाँ, देखिए भाई, ये हमारा सिलेंडर था, इसी को चिपका चिपका के हमने बना लिया डिस्क। ये हो गया डिस्क। क्लियर? चलिए, और ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, इसकी किस एक्सिस के अबाउट हमें एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमारा मकसद समझिए ध्यान से, है ना। अभी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मकसद हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि ये इस एक्सिस के अबाउट, इसका सेंटर है, सेंटर से गुजरने वाली लाइन ये है ना। सेंटर से गुजरने वाली लाइन यही है। इस एक्सिस के अबाउट ये घूमने लगे, यही तो ऑब्जेक्टिव है ना। इसमें कलर तो फिल होगा नहीं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, इसके अबाउट ये घूमने लगे। ठीक, चलिए ये क्लियर हो गया। तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि ये इसके अबाउट घूमे। बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ड्राइंग का मतलब यूज कर रहे हैं हम लोग, ड्राइंग में पढ़ते हैं ना। इसमें हम लोग डिस्क का 3D व्यू देख रहे हैं। इस समय हम लोग डिस्क का एक 3D व्यू देख रहे हैं, है ना। इसलिए हमको सामने से ये भी दिखाई पड़ रहा है, इसका सामने से, और थोड़ा सा ऊपर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी दिखाई पड़ रहा है। और डिस्क ऐसे जैसे कृष्ण जी का चक्र होता है, एक चक्र की तरह ऐसे घूम रहा है। ठीक है ना। अब कृष्ण जी का चक्र ऐसे है और इसी को मैं घुमा के आपकी तरफ ऐसे कर देता हूँ, तब ये चक्र बन जाएगा टेबल फैन जैसा, ऐसे ऐसे घूमने लगेगा ना। बिल्कुल, देखिए ये कृष्ण जी का चक्र है, ऐसे कर दिया तो अब ये आपके सामने देखिए तो ऐसे देखने लगा। ठीक है ना। आपको इसको फ्रंट व्यू देखना है, इसका सामने से ही देखना। कोई सर्कुलर चीज यहाँ रखी हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ऐसी कोई सर्कुलर चीज तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं, इतना समझदार हैं आप। ठीक है, तो आप, हम दिखाना चाह रहे हैं जो इसका टॉप व्यू नहीं है, उस टॉप व्यू को दिखाना चाह रहे हैं। अगर टॉप व्यू को दिखाएंगे तो टॉप व्यू कैसा दिखाई पड़ेगा, जब केवल ऊपर से देखेंगे तो केवल एक सर्किल ही दिखाई पड़ेगा, है ना। चलिए देखा जाए, पहले इसकी पूरी बात कर लें, इसके बारे में क्या क्या मालूम है। तो भाई देखिए, इसका हमें मास मालूम है पहले तो। ठीक है, और इसका रेडियस मालूम है। तो रेडियस मतलब क्या हो गया कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस कहलाएगा, और ये रेडियस नोन है, ये जो है इसका रेडियस। ठीक है, ये हो गया कैपिटल आर। और इसका मास मालूम है, तो मास मालूम होने का मतलब टोटल, इसको ले आइए तौल लीजिए। इसका मास कितना है, इसका मास है एम। एक डिस्क है जिसका मास एम है, कैपिटल एम, और रेडियस आर है। क्लियर है। अब इसी को हम ऊपर से देखेंगे तो टॉप भी दिखाई पड़ेगा। टॉप भी दिखाई पड़ने का मतलब उस समय हमें इस रेडियस की थिकनेस उकनेस नहीं दिखाई पड़ेगी। चलो हाँ, थिकनेस भी मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो थिकनेस है, थिकनेस का मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो इसकी थिकनेस है ना, ये थिकनेस टी है। अब डीवाई नहीं मार रहे हैं हम, डिस्क की बात नहीं, उस डिस्क की हम, एलिमेंट्री डिस्क नहीं है ये टोटल डिस्क है, भारी सा है। जैसे घर में चौका है ना, रोटी जिसपे बेली मम्मी मम्मी बनाती हैं, चौका उतना भारी सा, वैसे ही करके है ना। तो उसकी थिकनेस क्या है, टी है, रेडियस आर है, मास एम है, इतना उसके बारे में मालूम है। और ऐसे ऐसे घूम रहा है। इसी को ऊपर से देखा जाए, जब इसी को हम ऊपर से देखने चलते हैं तो क्या मिलता है, जरा समझिए क्या मिलता है। ऊपर से देखेंगे तो ड्राइंग के हिसाब से आप समझ में आ रहा है आपको कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें एक मिलेगा सर्किल। इसी का टॉप व्यू देखेंगे तो हमें एक सर्किल मिलेगा जिसका, सर्किल की बात करें तो ये सर्किल इसी के जितना बड़ा ये दिख रहा है, इसी के बराबर साइज का हमें एक सर्किल मिलेगा। इसी का टॉप व्यू देखिए, ये आ गया, इसी के नीचे इसी का टॉप व्यू बना दिया गया।
बात समझ में आ गई ना? यही सर्किल हमें मिलेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, ये सर्किल मिलेगा, और जब ये सर्किल मिलेगा तो इसका सेंटर कहाँ होगा? इसका सेंटर कहाँ होगा? तो सेंटर कहाँ होगा? ये जो लाइन आपको दिख रही है, इसी लाइन को बढ़ा दो, है ना, यहीं से तो गुजरेगा। ठीक है, ठीक इसी के नीचे ये हो गया। सेंटर कहाँ पे होगा? तो सेंटर इसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं और खींच दूं ऐसे करके, तो यही इसका सेंटर है जो बीच में मिल रहा है पॉइंट, ये इसका सेंटर हो गया। देखिए कृष्ण जी का चक्र ऐसे था, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया तो अब इस सामने से ऐसे घूमने लगा। कल्पनाओं में रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक, एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं? ठीक है, हम जो एक्सिस ऐसे थी इसको ऐसे देख रहे हैं, इसी को जेड एक्सिस कह रहे हैं। तो ये जेड एक्सिस सामने हमारे यूं आ गई, हम इसको इसके अबाउट घुमा रहे हैं, तो हम एक सर्कुलर रिंग जैसा एलिमेंट इसमें एज्यूम करेंगे। समझिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान समझिएगा। 3D में चल रहा है, इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ लोगे, है ना, आप बिल्कुल समझ लोगे। इसके अंदर एक हम एलिमेंट्री रिंग जैसा कुछ चीज ले रहे हैं। देखिए अभी समझ में आता है क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हमने जो इसके अंदर एलिमेंट लिया है, सपोज दैट दिस इज द एलिमेंट, एक ये हुआ, इसी की क्लोन कर लें, थोड़ा छोटा कर लें, तो एक ये दिख रहा है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, और एक तरीका है दिखाने का इसको, चलिए कुछ और करते हैं, तब जल्दी ज़्यादा ज़्यादा विजिबल होगा, विजिबिलिटी सही हो जाएगी। इसको कर देते हैं फिल, इससे कर दिया फिल, और इसको मैं यहाँ ले गया, तो उसको पहले ब्लैक कर लें, ठीक है, और फिल कर लें वाइट से। ये देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, हाँ इसको भी वाइट कर लें, ज़्यादा बेटर लगेगा। अब समझ में आ रहा है ना? अब समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, आने लगा, आने लगा, आने लगा। ठीक है, और रुकिए, ये क्लियर हुआ। आप हमने इसको ऊपर से देखा, ध्यान दीजिए, हमने जब इसको ऊपर से देखा तो ऐसा एक व्हाइट कलर का, ये व्हाइट है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, हम इसी एरिया की बात कर रहे हैं, इसको व्हाइट कर देते हैं। किस एरिया, ये ऊपर से देख रहे हैं, क्या दिख रहा है? ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐसे दिखा। ठीक है, हमने इसी के अंदर एक छल्ला जैसा काट लिया। तो छल्ला जैसा काटा, तो इसकी छल्ले की जो थिकनेस है ना, इसको कह रहे हैं डी आर, है ना। कहाँ लिया गया? ये जो बीच की आपको डिस्टेंस दिख रही है, इसके बीच की, इसी को कह रहे हैं डी आर। और सेंटर से कितनी दूर लिया गया, तो कह रहे हैं आर, दिस इज आर। क्या कहा जा रहा है? कंसीडर एन एलिमेंट्री रिंग। ये जो रिंग है, ये एलिमेंट्री रिंग है, इसका मास डीएम होगा, क्योंकि रेडियस, इसका थिकनेस क्या है? डी आर, बहुत छोटी सी थिकनेस है ना, डी आर। कंसीडर एन एलिमेंट्री रिंग ऑफ थिकनेस डी आर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। करने क्या जा रहे हैं, बात समझिए। इस एक्सिस के अबाउट हमको पूरे का घुमाना है, तो पहले क्या करें, इस जो रिंग लिया है ना, जो रिंग कहें या रिम कहें, साइकिल का रिम होता है या अंगूठी वाला रिंग, पहले इसको रिंग को घुमा लें। जब रिंग घूमने लगेगा, रिंग ये घूमने लगेगी, तो उसी को इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा पूरा डिस्क घूमने लगेगा, है ना। तो हम करने क्या जा रहे हैं कि डिस्क को निकालने के लिए रिंग का निकालेंगे, और रिंग को रोटेट करके इंटीग्रेट करेंगे। यहां तक बात समझ में आई? जो ये डायग्राम समझ में आ रहा है, ये डायग्राम 3D में है, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? एक बार इसकी बात मुझे जरूर बता दें, मुझे संतोष हो जाए कि जो मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश किया है, ये बात आप तक पहुंची है। 3D पिक्चर जो आपको दिखाने की कोशिश किया है बिना चश्मे का, ये आप तक पहुंची है। 3D मूवी है, ठीक है। ये 3D मूवी चली है सही से कि नहीं चली है, जल्दी बताएं। ठीक है, ठीक है, हाँ आ गया है, अच्छी बात है। चलिए, अब कुछ नहीं बचा बेटा, बहुत ज्यादा कहते परेशान ना होइए। अब मास की बात करने चल रहे हैं, तो इसलिए, क्योंकि मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो जाहिर सी बात है, मास निकालने के लिए वॉल्यूम निकालेंगे, जो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी मास निकलेगा। इसलिए इसका डेंसिटी भी एज्यूम कर लेते हैं। इसकी बॉडी की जो डेंसिटी है, घनत्व जिसे कह रहे हैं, मान लेते हैं, ये भी मालूम है, जिस मटेरियल का होगा मालूम ही होगा, डेंसिटी इसकी रो है, ये बात भी मालूम है। आइए अब कहानी शुरू करते हैं
रिंग का मास निकालने का। ठीक है, तो ये जो आपके पास निकल के आ रहा है, ये क्या है, ये क्या है, अभी बात हुई ना क्या है ये क्या है। तो आपने कहा इसको मैं निकाल के जब बाहर लाऊंगा तो मुझे ये एक रिम जैसी चीज मिलेगी, चाहे कहें रिम जैसी चीज मिलेगी या कहें रिंग जैसी चीज मिलेगी। तो हमें इसी रिंग का मास चाहिए, है ना, मास ऑफ रिंग। क्या चाहिए, मास ऑफ रिंग। मान लेते हैं क्या होगा वो, dm, है ना। तो ये dm का क्या होगा, मतलब dm क्या होगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो अगर मास ऑफ रिंग चाहिए तो आपको डेंसिटी ऑफ रिंग इंटू वॉल्यूम ऑफ रिंग मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो आपको साफ दिखाई पड़ रहा है कि डेंसिटी ऑफ रिंग तो रो है, क्योंकि जिस पूरे बॉडी का होगा वही उसका भी होगा, इंटू क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ रिंग, वॉल्यूम ऑफ रिंग। ये बात हमें लिख पाएंगे। तो अगर हम कहीं से भी वॉल्यूम ऑफ रिंग निकाल लें तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ रिंग कैसे निकालेंगे, एक बार किया था हम लोगों ने, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे करेंगे। कल्पना करिए कि इस रिंग को यहां से काट के फैला दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे कोई अंगूठी है आपके पास, जैसे अंगूठी है दिख रहा है मेरे हाथ में, छोटी सी है ना। अगर इसको मैं, या कोई चूड़ी जैसा कुछ चीज हो तो भी काम हो सकता है। देखिए ये ध्यान से, ये टेप पड़ा हुआ है मेरे पास, ये टेप सर्कुलर टेप, ये देखना, ये इलेक्ट्रिसिटी वायर टेप है। इसको अगर मैं यहां से ऐसे कट करके और ऐसे फैला दूं, कट करके इसी रिंग को यहां से कट करके फैला दूं, तो किस टाइप का शेप, किस टाइप की चीज दिखाई पड़ेगी, जरा चैट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। इसको मैं कट करके यहां से रिंग को, इसी छल्ले को काट के फैला दूंगा, तो किस टाइप की बॉडी सामने बन के आएगी। 3D में बात चल रही है, 3D मूवी देख रहे हैं इसलिए बहुत सीरियसली, अगर काट के फैला दिया जाए तो किस टाइप की बॉडी सामने आएगी, जल्दी बताइए, जल्दी से। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, अगर इसको मैं कट करके ओपन कर देता हूं, कट करके ओपन कर देता हूं, तो मुझे लगता है कि सभी को ये दिखाई पड़ रहा होगा कि मुझे क्या मिलने वाला है। देखिए क्या मिलने वाला है, ठीक है। कट करके मैंने इसको ओपन किया, ओपन किया तो कुछ ऐसी एक लंबी सी चीज मिलने वाली है। बात समझ में आ रही है ना, यही तो मिलेगा। इसी को तो ऐसे मोड़ के रिंग बनाया गया था। सामने से तो देख रहे हैं रेक्टेंगल मिल रहा है, इसको फिल कर दे, यही कलर है, जो कलर वहां दिख रहा है वही यहाँ दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। ये ऐसे मिल रहा है। अच्छा इसकी थिकनेस क्या दिखाई पड़ रही है, इसकी थिकनेस क्या दिखाई पड़ रही है, तो आप कह रहे हैं इसकी थिकनेस dr दिखाई पड़ रही है, दिखाई पड़ रही है dr। बात समझ में आ गई। लेकिन क्या ये रेक्टेंगल है, क्या रेक्टेंगल है, ये तो टॉप भी देख रहे हैं तो रेक्टेंगल दिख रहा है, इसकी कुछ गहराई भी तो होगी। डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं मैं, मेरी बात समझिएगा। ये dr हो गया, ये dr हो गया, इसकी थिकनेस जो यहाँ पे dr है वही यहाँ पे है ना, इसकी इसकी थिकनेस है, ये इसकी थिकनेस है। बात समझ में आ रही है। अच्छा दूसरी चीज क्या दिखाई पड़ेगी, क्या इसकी मोटाई नहीं होगी, कुछ मोटाई इसकी होगी कि नहीं होगी, क्यों होगी मोटाई, ध्यान दीजिए, क्यों मोटाई होगी। अगर इस फिगर को आप देखें तो ये छल्ला इसी में से तो कटा है ना, इस छल्ले की जो गहराई होगी, जो इस डिस्क की थिकनेस होगी वही होगी। इसका मतलब ये हमारा एक क्यूबॉइड जैसी चीज है। ये सामने से तो जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, एक्चुअल में बताता हूं मैं कैसा है, अभी डायग्राम बनने के बाद आपको विजुलाइज हो जाएगा। ये एक्चुअल में कुछ ऐसे करके है, बहुत ध्यान से देखिए, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 3D में कुछ समझ में आ जाए शायद, शायद। देखिए इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, इसको ऐसे कर लिया, इसको ऐसे कर लिया। देखिए कोशिश मैंने की है कि डायग्राम आपके सामने सही आ जाए। ये कुछ ऐसा आ रहा है,
दिखा? अब इसी को ऐसे मोड़ कर ही तो ये बनेगा, ठीक? अगर ये इस तरीके से आ रहा है तो आपको इसमें क्या क्या चीजें दिखाई पड़ रही हैं? ये तो सामने से जो कलरफुल है वो तो उसकी चौड़ाई डी हो गई। ये जो गहराई आपको दिख रही है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात में जो कहना चाह रहा हूं, ये क्या, यहां से लेकर ये लेंथ जो आपको दिख रही है, ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ कितनी होगी? तो जितनी इसकी थिकनेस होगी डिस्क की, ये जो थिकनेस टी दिख रही है, वही थिकनेस तो आपको यहाँ पे टी दिखाई पड़ेगी, यही आपको टी दिखाई पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई ना? क्यूबॉइड जैसा हो गया, पतला सा क्यूबॉइड घनाभ जैसा हो गया, उसी को मोड़ के बनाया गया, ये थिकनेस आपकी टी हो गई, ठीक है ना? ये ऐसा दिखाई पड़ने लगा। ये बात समझ में आ रही ना? अच्छा, इसकी लंबाई कितनी होगी? तो क्योंकि इसको काट के फैलाया गया है, तो जितना इस सर्किल का पेरीमीटर होगा, परिधि होगी, उतनी इसकी लेंथ होगी। और किसी सर्किल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, है ना, या पाई इंटू डी, ये होता नहीं होता है, ठीक है ना? तो हमें, हमारे पास रेडियस है स्मॉल आर, तो 2πr हो जाएगी। इसकी ये जो लेंथ है, कौन सी लेंथ, बहुत ध्यान से, ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक की जो ये लेंथ है, इसी लेंथ को कहा जाएगा 2πr। इतनी बात जो सामने ये लिखा हुआ है, यही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बात है यहाँ पे। ये बात क्या विजुलाइज हो रहा है, समझ में आ रहा है, दिल में उतर रहा है, फील हो रहा है कि नहीं? बालक जल्दी बताइए, इतनी बात क्या समझ में आ रही है? चैट बॉक्स में जल्दी से, इतना अगर हो गया है तो काम खत्म हो चुका है, ज्यादा कुछ काम बचा ही नहीं इसमें। शर्मा जी, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। चलो, बड़ी खुशी होती है जब कहते हो यस, तो लगता है कि यार ऑनलाइन में भी यहाँ से समझाया जा रहा, आप समझ पा रहे हो। बहुत समझदार आप लोग हो। मुझे नहीं लगता कि अगर हम लोग के जमाने में इतना हम लोग कर पाते थे। खैर चलिए, अच्छी बात है ना? नए जमाने के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, ठीक है? तो ये हो गया। अब कुल मिला के हमें इसका मास निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम निकालना कौन सा बड़ा काम रह गया है, क्योंकि क्यूबॉइड है, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट निकाल कर रख देंगे वॉल्यूम। अब चलिए वॉल्यूम निकाल लेते हैं, बहुत आराम से, बहुत आराम से वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका। आइए, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम भी निकाल कर रख लेते हैं। थोड़ा जगह स्पेस हो गया। चलिए, तो कहां से बातें शुरू हुई थी? बात शुरू हुई थी यहां से, इस बात को लेके फिर आया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो भाई डीएम निकालना था। डीएम निकालने का मतलब इसका डेंसिटी लिखे पहले, तो फिर इस जो शेप दिखाई पड़ा इसका वॉल्यूम लिखा जाए। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है ना? तो लेंथ क्या हुआ? 2πr। विड्थ क्या हुई? इंटू टी, बहुत ध्यान से, इंटू हाइट क्या हुई? dr, बहुत ध्यान से। तो आपको डीएम मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्या दिख रहा है? 2πr/t/dr। सब खत्म, बढ़िया है। 2πt देखिए, डेंस 2πt इंटू डेंसिटी इंटू आर इंटू डी आर। फाइनली हम सफल हुए एक वॉल्यूम का फॉर्मूला डेवलप करने के लिए। ये देखिए, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया और मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी से, तो मास हो गया। अब जल्दी से सोच के बताइए कि आर की लिमिट्स क्या होंगी? आर की लिमिट क्या होगी? आइए देख लेते हैं, कौन सा बड़ा काम है। आइए देखते हैं भाई, आर की लिमिट क्या होगी। सपोज दैट ये है अपने पास एक आर, है ना, यही छल्ला है। ये छल्ला मैं यहाँ लेके आ गया, है ना, यही छल्ला है भाई ना। थोड़ा काला पीला कर लें इसको। चलो, ये छल्ला ले आए, मोटा सा दिखाई पड़ रहा। देखिए, ये छल्ला यहाँ पे है, छोटा कर देंगे बनेगा नहीं, है ना, हटाओ इसको। इसको छोटा कर देंगे तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। बड़ा करते चलेंगे, बड़ा करते चलेंगे, बड़ा करते चलेंगे, तो आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? आर की लिमिट्स क्या होंगी? आर की लिमिट फ्रॉम 0
ध्यान दीजिए, ए बड़ा करके यहाँ लिखा जाए, ये देखिए आर की लिमिट क्या होगी, फ्रॉम 0 टू फैलते फैलते कैपिटल आर, है ना। मैक्सिमम लिमिट क्या है, ये लिमिट क्या है, आर। तो फ्रॉम 0 टू आर, देखिए फ्रॉम 0 टू आर, 0 टू आर, यही इसकी लिमिट हो जाएंगी। ठीक है, आइए तो लिमिट भी लिख लें कि भाई स्मॉल आर की लिमिट क्या होंगी, आर की लिमिट हो जाएगी लोअर लिमिट अपर लिमिट फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। ठीक है ना, ये बात भी कुछ हद तक समझ में आ गई है। अब कुछ नहीं बचा है, सारा काम खत्म है। ठीक है, आइए निकालते हैं क्या, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, है ना। ठीक है, अबाउट जेड एक्सिस। ठीक, अच्छा एक बात और मुझे बतानी थी, मिस हो रहा था। मिस क्या हो रहा था कि जो आप ये लिखते हैं ना, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क और लेमना अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहने का मतलब क्या है, एक्चुअली आप जेड एक्सिस की बात कर रहे हो, है ना, जेड एक्सिस के अबाउट उसको घुमा रहे हो। हमने कहा था ना, रोटेटिंग बॉडी के लिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है ना, उसी को जेड एक्सिस मानते हैं मैकेनिकल वाले। चाहे वो ड्रिलिंग मशीन हो, चाहे कोई भी मशीन हो, कुछ भी घूम रहा हो, रोटेटिंग बॉडी की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसी को जेड एक्सिस मानेंगे। तो ऐसे रखा था तो ये जेड एक्सिस था, ऐसे रख दिया तो ये जेड एक्सिस हो गया। तो हम जेड एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ भी इसी का एक नाम और भी है, क्योंकि ये जेड एक्सिस के अबाउट है, इसका एक खास नाम है, इसी को बोलते हैं पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस नाम से भी इसको जानते हैं। जब कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट हो जाता है तो उसको पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। जेड एक्सिस वाले को ही कहेंगे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, तो सॉम में टॉर्सन पढ़ेंगे ना, तो टॉर्सन में फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टाउ बाई आर इक्वल टू टी अपॉन जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो एक्चुअली ये जो जे है ना, ये जे यही है जो आज अभी प्रूफ करने वाले हैं। अभी जो प्रूफ करेंगे जे की वैल्यू इसी को लिखेंगे। किसी बुक में जे लिखा रहता है, किसी बुक में आई जेड लिखा रहता है, तो आई जेड या जे एक ही बात है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, सॉम में पढ़ेंगे, रस्तोगी सर बताएंगे तो हाँ आपको इस बात को समझाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आई जेड निकालने चल रहे हैं। ठीक है ना, और कुछ नहीं करने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं, आई जेड। ठीक है, चलिए आई जेड। तो आई जेड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आई जेड का फॉर्मूला पढ़ा था, दिखा दूं मैं आपको, नहीं कहोगे नहीं पढ़ा था। आई जेड निकालने का तरीका क्या था अपने पास, ये देखिए क्या था, आई जेड इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। तो इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम के साथ चलेंगे, है ना, इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डी एम। नेक्स्ट आई जेड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, आर स्क्वायर और डी एम की वैल्यू क्या है, 2 टी रो आर डी आर। कॉन्स्टेंट को बेटा बाहर लीजिए, 2 टी रो सब बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 0 टू आर, आर स्क्वायर यहाँ, आर की पावर 3 डी आर, है ना। बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, 2 टी इंटू रो, ये हो जाएगा आर की पावर 4 और लिमिट हो जाएगी 0 टू आर की पावर 0 टू आर। फाइनली आपको क्या मिलेगा देखने को, 2 टी इंटू रो इंटू आर की पावर, क्या कर दिया मैंने, आर की पावर 4 अपॉन 4 भी तो होगा, आर की पावर 4 अपॉन 4 ऐसा मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे मिलेगा। चलिए सही सही चल रहा है, ये आपको आई जेड मिला। ठीक, ये आई जेड मिला। अच्छा जरा इसी को थोड़ा सा और समझा जाए तो, थोड़ा सा इसको आ गया आंसर, तो आ गया है, आंसर आ चुका है, थोड़ा इसको और याद करने के तरीके से रखा जाए। क्योंकि हम लोगों के पास जो डाटा है क्या है, आपके घर में चौका है, मम्मी रोटी बेलती है, उसके बारे में क्या पता आपको, उसको ले जाएंगे तौल लेंगे, उसका मास पता चल गया, उसको स्केल से नाप लेंगे, उसका डायमीटर मालूम चल गया, रेडियस मालूम चल गया, इतनी बात तो है। थिकनेस भी नाप लेंगे, चलो कोई बात नहीं, उसकी डेंसिटी कहाँ ढूंढने जाओगे, है ना, नहीं ना। हमारे पास केवल मास और रेडियस है, हम चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि केवल मास और रेडियस में इसकी बात हो। और ध्यान से देखिए तो
तो पहली बात तो ये दिखाई पड़ रहा है कि आई जेड को हम लिख रहे हैं 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पाई यहाँ से एक आर स्क्वायर ले लिया, पाई आर स्क्वायर, ये टी ले लिया, पाई आर स्क्वायर टी, है ना, ठीक है, पाई आर स्क्वायर टी, ठीक। अभी दिखाता हूँ क्या हो रहा है। और एक ले लिया वॉल, ये डेंसिटी, तो यहाँ क्या बचा, आर स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 से 2 कट ही गया है, इसमें कोई समस्या नहीं, ये 2 से ये कट चुका है, ये 2 हो चुका है, यहाँ आ गया। तो पाई आर स्क्वायर टी इंटू रो, ये इसी एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख लिया। जरा गौर फरमाइए और देखिए कि इसके अंदर कुछ खास लिखा है। क्या लिखा है, आइए डिस्क की बात करें फिर से अपनी डिस्क कहाँ गई भाई, अपनी डिस्क ये है ना। आइए यहीं बगल में देख लेते हैं, फिर से बना लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा वो करना, ठीक है। देखिए अपनी डिस्क तो यही थी ना, ये अपनी डिस्क थी, ये देखिए अपनी डिस्क यही थी, यही डिस्क थी। और इस डिस्क के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने पास थी, तो आपने कहा था इस डिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन, इसकी ये एक्सिस थी, यहाँ से इसके अबाउट, ये इसका रेडियस था, ये इसकी थिकनेस थी, और टोटल डिस्क का मास m था, और इसकी डेंसिटी क्या थी, रो थी। यही बात तो हुई ना। अगर कोई कहे मास का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने कहा कि मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर इसके मास का फॉर्मूला लिखना है तो इसकी डेंसिटी रो और इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो भाई डिस्क और सिलेंडर में क्या अंतर है, डिस्क सिलेंडर एक ही ऐसी चीज होती है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ क्या हो गया, इसका भी यही रहेगा, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर, ये नीचे का एच के बदले क्या आ जाएगा, टी, पाई आर स्क्वायर टी। इसी मास को इसी को तो आप एम कह रहे हैं। ये बात मेरी समझ में आ रही है ना, कि एम किसे कह रहे हैं, एम तो इसी को कह रहे हैं कि अगर हमें इस बॉडी का रेडियस मालूम है, डिस्क है या सिलेंडर है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू टी को ही आप कैपिटल एम कह रहे, नहीं कह रहे हैं, है ना। इसलिए इसी कैपिटल एम को मैं रिप्लेस कर देता हूं यहां पे, है ना। तो क्या दिखाई पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर टी इंटू रो, पाई आर स्क्वायर टी इंटू रो, देखिए साफ दिख रहा है। तो आपको आई जेड की वैल्यू आ गई फाइनली कि एम आर स्क्वायर बाई 2। इस एक्सप्रेशन को हम याद रखते हैं। अगर ये है तो हमें डेंसिटी की जरूरत नहीं है, बात यही तो है ना, हमें अब डेंसिटी की कोई जरूरत नहीं है क्या डेंसिटी की जरूरत इस फॉर्मूले में, है ना। जाइए मम्मी से चौका लीजिए, तौल लीजिए, कितने किलो का मिल जाएगा, उसको उसका डायमीटर नाप लीजिए, आर मिल जाएगा, बस। ना आपको थिकनेस चाहिए, ना उसकी डेंसिटी चाहिए, केवल कितने किलो का है और उसका कितना रेडियस है। कुम्हार का चाक हो, कृष्ण जी का चक्र हो, मम्मी का चौका हो, ठीक है, कोई भी डिस्क जैसी बॉडी को आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपको आज आपने ये जो निकाला है किसका है, ये डिस्क का तो है, लेकिन अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो ये जो आपने प्रूफ किया है किस बॉडी का है, दिस इज फॉर डिस्क, ध्यान रखिएगा, और कहीं नहीं लगेगा, ये डिस्क के लिए है। बात समझ में आ गई, अगर आ गई हो तो एक बार जरूर चैट बॉक्स में फिर से लिख दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है, समझ में आ गया तो आपको, है ना। ये फाइनली हमने प्रूफ करके इसको ले आए, एक बार में फाइनली चैट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए हम लोग काफी काम कर चुके हैं, 2 फॉर्मूले प्रूफ कर लिए, एक रॉड का इंड के अबाउट रोटेशन, सेंटर के अबाउट रोटेशन, दूसरा डिस्क के अबाउट। अब जब डिस्क की वैल्यू हमें मिल चुकी है, अब जब इसकी वैल्यू मिल चुकी है, तो बस इसी डिस्क को यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, और तीनों को इंटीग्रेट करेंगे, तीनों की वैल्यूज मिलेंगी अलग अलग, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेज, ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। एग्जाम की डेट आ चुकी है, फिर से कह रहा हूँ, ये वो कहते हैं एसएससी की साइट पे जाइए, वहाँ जरा डेट देखिए, ठीक है, वहाँ आपके लिए कुछ सूचनाएं हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेज।